हम लोग शुरू जो करने जा रहे हैं ये डेडिकेटेड है क्लाइमेटिक चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। और आज का जो सेशन है हमारा, इसमें हम क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लेशन जो हो रहा है उसके बारे में, और साथ ही साथ इसके साथ साथ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, किगाली कॉन्वेंशन है, उसके बारे में हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में सारा सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बाकी आप लोग इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आप पीडीएफ को भी आसानी से प्राप्त कर पाओ। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में वर्गीकृत की जाती है? आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस को माना जाता है, उन गैसों को माना जाता है जो कि कहीं ना कहीं हमारी अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं। हमारी अर्थ के टेम्परेचर को जब ये गैसेस बढ़ाती हैं तो इन्हीं को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अब बात आती है कि ये ग्रीन हाउस गैस कैसे टेम्परेचर को बढ़ा देंगी। हमारी अर्थ के साथ में उल्टा है, हमारी अर्थ के साथ में नहीं, सॉरी मैं बोलूंगा हमारे एटमॉस्फेयर के साथ में उल्टा है। उल्टा क्या है? आपको क्लासेस में मैंने बताया होगा कि एटमॉस्फेयर सोलर रेडिएशन से गर्म नहीं होता है, अर्थ से रिलीज होने वाले रेडिएशन से गर्म होता है। और अगर अर्थ के चारों तरफ एक हार्ड लेयर बन जाए जो कि सोलर रेडिएशन को तो क्रॉस होने दे रही है, बट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को बाहर नहीं जाने दे रही है, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पार्थिव विकिरण को बाहर नहीं जाने देगी, तो ऐसी स्थिति में अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्लाइमेटिक चेंज होगा। तो ऐसी कौन सी इनमें से गैस है जिसको ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब आपका CO2। आगे बात समझ में? करेक्ट आंसर क्या होगा? CO2 हो जाएगा। ओके। और याद रखना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टिंडन। टिंडन नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह बताया था कि जो CO2 है, ये CO2 अर्थ से रिलीज होने वाले रेडिएशन को ट्रैप करती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हो सकता है। सबसे पहले टेंडन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो इस वाले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। गंभीर वैश्विक ऊष्मीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन में जो आपको दे रखा है उसमें से ये कहा जा रहा है कि जो ये रिसोर्स हैं, इनमें से किस रिसोर्स को अगर हम सावधानी पूर्वक यूज करें तो कहीं ना कहीं हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मेटल एंड कोल, कोयले का अगर हम सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे तो इससे हम कार्बन के स्तर को कम कर सकते हैं, बट उसके साथ पेयर में मेटल्स दे रखा है। मेटल्स का कोई लेना देना नहीं है ग्लोबल वार्मिंग से, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है आपका। दूसरा वाला है कोयला और वाटर, वाटर का भी कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोलियम एंड वाटर, वाटर का कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट आंसर इस हिसाब से देखा जाए तो सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कोयला जलेगा तो सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी सल्फर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इन सभी गैसेस को रिलीज करेगा। पेट्रोलियम जलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी पेट्रोलियम के धुएं से। आगे बात समझ में? तो यही ग्लोबल वार्मिंग को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा। UNFCCC का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछ रहा है। इसका नाम होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दरअसल 1992 की बात है, ये 1992 में शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? तो तब आपका आंसर होगा जो ग्लोबल वार्मिंग है या जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, इस क्लाइमेटिक चेंज पर चर्चा करने के लिए, कार्यक्रमों का संचालन करने के उद्देश्य से UNFCCC की स्थापना 1992 में की गई थी। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ऊष्मीकरण को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ऊष्मीकरण को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का इनमें से कौन सा उपाय नहीं है? रिड्यूसिंग फॉसिल्स फ्यूल कंजम्पशन, यानी कि जीवाश्म ईंधन की जो खपत हो रही है उस खपत को हम लगातार कम कर लें। प्लांटिंग मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई की जाए। यूजिंग कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, यानी CFL बल्ब का यूज करना।
आप एक बात बताओ, अगर आप वनों की कटाई कर दोगे तो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल कर लोगे? क्योंकि जहां वन ज्यादा होते हैं वहां पर तो टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है नेचर। वहां पे आपने देखा भी होगा, खास करके दिल्ली में कई सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं कि एक तरफ ट्री लगा हुआ, एक तरफ नहीं लगा हुआ, वहां के टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री तक का वो जो अंतर है, ठीक है, वो बताते हैं कि भाई यहां पर इतना अंतर है, यहां पर इतना है। तो जब हम वनों को ज्यादा लगाएंगे तो तापमान कम होगा, वनों को काटने से कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान देता है? हम ऐसा क्या करते हैं जिससे कि ग्रीन हाउस गैस का इमिजन सबसे ज्यादा होता है? एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर में ग्रीन हाउस गैस से का जो योगदान है ना, वो केवल और केवल CH4 यानी कि मीथेन का है। मीथेन के साथ साथ हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड का है। आगे बात समझ में? कचरे की अगर हम बात करेंगे तो इससे भी मीथेन ही निकलेगा कचरे से। बट ऊर्जा, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं हमारे भारत में? आपको अच्छे से पता है कि सबसे ज्यादा जो आज भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है वो कोयले को जला करके किया जा रहा है। कोयले को जब हम जलाएंगे तो वहीं आकर के हम टिक जाएंगे कि कार्बन बढ़ गया, सल्फर बढ़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया। तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो माना जाता है किस चीज का? एनर्जी का माना जाता है। एनर्जी की वजह से ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ऊष्मीकरण का कारण बनता है? इनमें से क्या ऐसा है जो कि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो सकती है? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन। ओजोन का लेवल बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, यही करेक्ट बात है। दोस्तों, हमारे एटमॉस्फेयर का जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्मेट में पाया जाता है, और यही जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या अर्थ से निकलने वाले रेडिएशन को, जिसे लॉन्ग वेव रेडिएशन भी कहा जाता है, अपोज करता है तो इसी से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब प्रेजेंट टाइम में जो ओशियन है उनका उन जो प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में कार्बन ज्यादा, महासागरों को कार्बन सिंक कहा जाता है, तो महासागर कार्बन का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ज्यादा। और जब यही CO2 ओशियन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इससे जो बनता है वो बनता है H2CO3, जिसे कार्बोनिल एसिड कहा जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट टाइम में CO2 का लेवल अगर बढ़ रहा है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ महासागरों में एसिड बन रहा है। इस प्रक्रिया को एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन यानी कि महासागरों का अम्लीकरण कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं? कौन सी ऐसी गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव को करती हैं? वाटर वेपर है, CO2 है, CFC है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा N2O नाइट्रस ऑक्साइड भी है, इसके अलावा मीथेन भी है इसमें शामिल, जो ग्रीन हाउस गैसों को के अंतर्गत आती है। पर्यावरण अध्ययन में CER का क्या अर्थ है? पर्यावरण अध्ययन में अगर मैं आपसे CER की बात करूंगा तो इसका क्या नाम है, जो फुल फॉर्म है वो है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, यानी कि एटमॉस्फेयर में, ध्यान से सुनना, 1 CER कितने के बराबर होता है? 1 CER बराबर होता है 1 टन कार्बन रिडक्शन, यानी कि 1 टन कार्बन कम करना। दरअसल में आपको अच्छे से पता होगा, अगर हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो ये सभी ऐसे प्रोटोकॉल थे, सॉरी खास करके क्योटो प्रोटोकॉल, ये सभी प्रोटोकॉल ऐसे थे जिसका उद्देश्य था कि क्यों ना हम एटमॉस्फेयर के कार्बन को कम करें। तो एक तरह से इसमें 1 CER यूज किया जाता है कि हमने 1 टन कार्बन को कम कर दिया। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ऊष्मीकरण का प्रमुख कारण है? कार्बन का उत्सर्जन होना, ठीक है ना, एग्रीकल्चर वर्क, डेस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, या फिर इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा लग रहा है? कार्बन इमिशन जो है ये जरूर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि यही कार्बन एटमॉस्फेयर में होने वाले रेडिएशन को ट्रैप करेगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस को सामान्यतः लाफिंग गैस कहा जाता है? ये तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि लाफिंग गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये किससे रिलीज होती है? तो तब आपका आंसर होगा ये एक तो फर्टिलाइजर से रिलीज होती है,
एग्रीकल्चर में जो यूज किए जाते हैं, खास करके जो नायलॉन वगैरह है, इनके प्रोडक्ट जो होते हैं, इनको क्या करने से, इनको बर्न करने से, इनको जलाने से प्रोड्यूस होती है। तो सी हो जाएगा, लाफिंग गैस के नाम से इसको जाना जाता है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, और मीथेन जो है ये खास करके जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, धान के खेत होते हैं, कीचड़ वाली जगह होती है, उनसे मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप जानते ही हो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मोस्ट रिएक्टिव या एक्टिव गैस मानी जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग से लेना देना नहीं है, ठीक है ना, ये केवल और केवल एयर पॉल्यूशन करती है और हमारी आंखों में जलन होती है इसकी वजह से। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था? जोसेफ फूरियर नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम यह कहा था कि एटमॉस्फेरिक गैसें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं अर्थ से निकलने वाले रेडिएशन को ट्रैप करके टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं। बस इन्होंने इतना कहा कि भाई एटमॉस्फेयर से निकलने वाला, अर्थ सरफेस से जो रेडिएशन निकलता है उसको एटमॉस्फेयर ट्रैप करता है। कौन करता है, कैसे, क्या है, इन्होंने ये नहीं बताया, बस इन्होंने इतना बताया कि भाई सब ट्रैपिंग का काम होता है, उस रेडिएशन को रोका जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का ये कॉन्सेप्ट था, तो इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने ये वाली बात बताई थी। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? बताइए कौन सी गैस होगी ग्रीन हाउस गैस? अगर मैं आपसे बात करूंगा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी होती है, 0.03 से लेकर के 0.04% होती है। सर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कितना होता है? 3 से 4% होता है। क्षोभ मंडलीय ओजोन कितनी होती है? 0.00001% के आसपास होती है। तो आप यहां देखोगे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो साफ पता चल रहा है कि जो वाटर वेपर है ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। बट एक्टिव गैस किसको माना जाता है? तो अब आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करता है? शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, या फिर लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? करेक्ट आंसर इस वाले प्रश्न का क्या होगा? देखो ध्यान से, ये हमारा सन है और ये है हमारी अर्थ। ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में यहां पर गैसेस हैं। अब है क्या, सन से जो रेडिएशन निकलता है ना वो सीधा जाके सरफेस को हिट करता है, तो इसे कहा जाता है क्या? सोलर रेडिएशन। और आप इसको ध्यान रखोगे, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो, अगर आप भूल जाते हो, तो एस फॉर क्या होता है? शॉर्ट वेव। तो जो सोलर रेडिएशन होता है वो होता है शॉर्ट वेव रेडिएशन। यहां तक बात क्लियर है? अब भाई अर्थ सरफेस हीट हो गई दिन के समय, अर्थ क्या करेगी, यहां से एनर्जी को रिलीज भी तो करेगी। तो अर्थ जिस एनर्जी को रिलीज करती है, जिस प्रोसेस से रिलीज करती है, इसे कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हिंदी में कहा जाता है इसको पार्थिव विकिरण। और याद रखना, पार्थिव विकिरण जो है ये कैसा रेडिएशन है? ये शॉर्ट वेव रेडिएशन नहीं होता, इसे माना जाता है लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये कैसा रेडिएशन होता है? ये होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन। आगे बात समझ में? तो अब कह रहा है कि इसको कौन गर्म करने का काम करेगा? तो याद रखना, एटमॉस्फेयर को या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन है। करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। हमारे एटमॉस्फेयर को लॉन्ग वेव रेडिएशन रोकने का, क्या नाम है, गर्म करने का काम करता है। इसी में अगर कुछ यहां पर गैसेज उत्पन्न हो जाए, हार्ड गैस है, तो ये गैसें क्या करेंगी? इसे तो होने देंगी, इसे नहीं होने देंगी। ये जस्ट लाइक अ रेडिएटर ऑफ अवर अर्थ, अर्थ एटमॉस्फेयर, ये हमारी पृथ्वी को ठंडा करने का काम कर रहा है। हमारी पृथ्वी को जब ठंडा करेगा तो जब एनर्जी निकल कर जाएगी तो एटमॉस्फेयर को गर्म करती हुई जानी चाहिए, बट गैसों ने रोक लिया उसको। तो क्या होगा फिर? ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, धीरे 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 बढ़ना शुरू होगा। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यानी कि जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है, पार्थिव विकिरण अगर कम होगा तो यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होगा। और जो गैसें इसको कम करने का काम करेंगी उन्हीं गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अब बताओ समझ में आया नहीं है? यदि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव अस्तित्व में न होता तो पृथ्वी की सतह का औसत तापमान क्या होता? देखो, हमारी अर्थ पर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है तो इसका ऐसा नहीं सब कुछ नेगेटिव है, फायदा भी है।
ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव की वजह से हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, ये एवरेज टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। और अगर ये नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता। जीवन कहां से संभव होता? आगे बात समझ में? क्योंकि सेम यही प्रोसेस लागू होता है कहां पर? मरकरी प्लेनेट पर, मंगल उस पे बुध ग्रह पर। वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, तो दिन के समय बहुत सारा रेडिएशन जाकर के हिट करेगा सरफेस को, और रात में कोई रोकने वाला नहीं है। रात में पूरा का पूरा रेडिएशन बाहर चला जाएगा। यही कारण है कि वहां दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और वहां की जो रातें होती हैं वो बर्फीली होती हैं, बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। मानव गतिविधियों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादित ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? इंसान जो ग्रीन हाउस गैसों को प्रोड्यूस कर रहा है उसे कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है ना। उसे क्या कहा जाता है? कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए जी आगे बढ़े। निम्नलिखित गैसों का वैश्विक ऊष्मीकरण में सापेक्ष योगदान का सही क्रम क्या है? सबसे ज्यादा जो ऑप्शन में दे रखा है इसके आगे वाटर वेपर और लगा सकते हो आप। सबसे ज्यादा CO2 करती है, फिर CH4, N2O, CFC। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस पूरी तरह मानव गतिविधियों से उत्पन्न होती है? मानव गतिविधियों से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है? 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, मीथेन तो सड़े गले स्थानों से निकल रही है, टाइम लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक तरह से नेचुरल प्रोसेस हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो जरूर हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, उससे निकलती है। बाकी अगर हम बात करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इनमें सबसे ज्यादा ये मानी जाएगी, क्योंकि इसका प्रयोग हमने किसके लिए करना शुरू किया? कूलेंट के लिए करना शुरू किया। शीतलक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। 1985 में वियना कॉन्वेक्शन हुआ, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, और उसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इस बात पर जोर दिया गया कि CFC को हमें बैन करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तो फिर पूछा गया कि फिर क्या करें हम इसमें? इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, CFC को HFC से रिप्लेस कर देते हैं। फिर किगाली कन्वेंशन हुआ 2016 में, HFC को HFO से रिप्लेस कर दिया। यानी कि धीरे धीरे करके इसका यूज किया जा रहा है। और याद रखना, प्रेजेंट में हम अपने फ्रिज और AC में CFC का यूज नहीं करते हैं, इसकी जगह पर हम फ्रीऑन गैस का यूज करते हैं। सूर्य के प्रकाश से आने वाला पैरावैगनी विकिरण किसके निर्माण की प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है? सूर्य के प्रकाश से आने वाला पैरावैगनी विकिरण किसके निर्माण की प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है? यह कह रहा है ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया को उत्पन्न करता है। क्योंकि जब सनलाइट पर ये किरणें पड़ती हैं, सनलाइट पड़ती है जब इस पर ऑक्सीजन पर, तो ये नवजात ऑक्सीजन में बदल जाती है। नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है, इससे O3 बनता है, और फर्दर ये टूटती है किसमें? O3 और O नेगेटिव में। तो इस बात को एक्सप्लेन करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम था चैंपमैन। चैंपमैन नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस बात को एक्सप्लेन किया था। ओके, चलिए। वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तटीय क्षेत्रों में कुएं के पानी में बाइकार्बोनेट की मात्रा वृद्धि होगी। तटीय क्षेत्रों में कुएं के पानी में सोडियम की मात्रा में वृद्धि होगी। तटीय क्षेत्रों में कुएं के पानी में पोटेशियम की मात्रा वृद्धि होगी। तटीय क्षेत्रों में कुएं के पानी में नाइट्रेट की मात्रा में वृद्धि होगी। इनमें से कौन सा कारण आपको करेक्ट लग रहा है? सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि NaCl होगा। NaCl ही तो होता है समुद्री जल में, तो सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी। जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? ठीक है, जो लोग नहीं जानते जुगाली करना क्या होता है, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि जो आप सेंटर फ्रेश खाते हो, तो जितने एनिमल सेंटर फ्रेश खाने की तरह जो वो अपने माउथ को लगातार ऐसे मूव करते हैं, उनको जुगाली करने वाले पशु कहा जाता है। तो जुगाली करने वाले पशु के मुंह से जो गैस निकलती है, उस गैस का नाम क्या है? मीथेन है। ठीक है, और ये स्टार्टिंग में भी मैं आपको बता रहा था कि
जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से और सड़े गले स्थान से, और इसके साथ साथ पैडी फील्ड यानी कि धान के खेत से जो गैस निकलती है उस गैस का नाम है मीथेन गैस। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडलीय जीवन काल सबसे लंबा होता है? यानी एटमॉस्फेयर में सबसे लंबे समय तक कौन सी गैस जो है वो सरवाइव करती है? CF4 गैस। ओजोन दिवस विश्व भर में किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है इसमें 16 सितंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दरअसल में 16 सितंबर 1987 की बात है जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर बात की गई थी। अब क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर को हुआ था तो इसीलिए ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत मुख्य रूप से पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करने का काम करती है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र के निर्माण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ओजोन छिद्र के निर्माण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है? डॉप्सन यूनिट का किया जाता है। 1 डॉप्सन जो होता है ये बराबर होता है 0.01 mm के, और एवरेज जो थिकनेस होती है इसकी वो होती है लगभग 300 से लेकर के 400 डॉप्सन होती है। यहां तक सब कुछ ओके है, और अगर यही हो जाए 200 या 200 से कम तो ऐसी कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे? तब ऐसी कंडीशन में इसे हम बोलेंगे ओजोन छिद्र। बोलो क्या कहेंगे? ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र पृथ्वी के किस क्षेत्र में सबसे प्रमुख रूप से दिखाई देता है? इक्वेटर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर पोल्स पर? कहां पर यह मुख्य रूप से दिखाई देता है? तो दरअसल में जेट स्ट्रीम पॉल्यूटेंट्स को ट्रांसफर कर देती है पोलर रीजन में, ठीक है ना। और पोलर रीजन में जब ट्रांसफर कर देती हैं तो इसे सबसे पहले अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फार्मेन। फार्मेन नामक व्यक्ति ने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर सर्वप्रथम देखा था। क्लासेस में आपको लिखाया भी है मैंने। वर्ष 2005 में तिब्बती पठार के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की? एम मोलेना ने की, जोसेफ फार्मेन ने की, GW केंट मूर ने की, या फिर मार्कस रेक्स ने की? 27वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, केंट मूर ने की थी। पिछले एक शताब्दी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? पिछले एक शताब्दी में जो वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि जो हुई है ना वो लगभग क्या नाम है, लगभग आप ये मान के चलो कि 1 डिग्री के आसपास है। और अगर आप फारेनहाइट में देखोगे ना तो फारेनहाइट में ये 1.8 फारेनहाइट माना जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कार्बन नकारात्मक देश के रूप में जाना जाता है? कार्बन नेगेटिव कौन सा कंट्री है? इंडिया में अगर आपसे पूछा जाता है कार्बन नेगेटिव कंट्री कौन सा है और क्या नाम है, स्टेट कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का नाम आता है। बट यहां पूछा जा रहा है आपसे कार्बन नेगेटिव कंट्री का नाम, तो भूटान है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, भूटान। ओके। और आपसे अगर पूछा जाता है कि हमारे इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, तो ऑर्गेनिक स्टेट में नाम आता है सिक्किम का। किसने यह प्रस्ताव किया कि पृथ्वी की स्थिति और उसकी धुरी के झुकाव में परिवर्तन जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है? मिलांकोविच नामक जो व्यक्ति थे इन्होंने एक थ्योरी सजेस्ट की। इन्होंने ये थ्योरी सजेस्ट की कि जो अर्थ का अक्षीय झुकाव है उसमें परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन की वजह से हमारी पृथ्वी पर दो तरह की इरा आती हैं, दो तरह के युग आते हैं। एक आता है फ्रीजिंग युग। फ्रीजिंग युग की अगर हम बात करेंगे यानी कि हिम युग जो आता है उसमें अर्थ का टेम्परेचर लगातार डाउन होता है। एक आता है मेल्टिंग एज, इसमें अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और फिर धीरे धीरे जो चीजें हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है ना, मिलांकोविच जो थे इन्होंने ये वाली बात बोली थी। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? लगभग 18 से 20 किलोमीटर के आसपास।
इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? आपसे अगर यह पूछा जाता है कि ओजोन संरक्षण से संबंधित क्या क्या है, 1985 में हुआ था वियना सम्मेलन, 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद 2016 में हुआ था किगाली समझौता। ठीक है, वियना कन्वेंशन में सीएफसी को कम करने की बात की गई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सीएफसी को रिप्लेस कर दिया एचएफसी से, किगाली समझौते में एचएफसी को रिप्लेस कर दिया गया एचएफओ से। किगाली क्या है? रवांडा की राजधानी है। मॉन्ट्रियल क्या है? कनाडा का शहर है। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ओजोन परत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पीपल जनरली एक्ट बाई प्रायोरिटाइजिंग देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट। लोग सामान्यतः अपने सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देकर कार्य करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन एक आसान कार्य है। कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन अंततः समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन के दहन से पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसलिए इन संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। यार क्या खुशी है, देख रहे हो, विवेकपूर्ण ढंग से। अब समझ रहे हो ना, है ना? किस ढंग से? विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। गलत बात तो यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो सतत प्रबंधन है वो आसान कार्य नहीं है, क्योंकि आवश्यकताएं अधिक हैं। आवश्यकताएं अधिक होंगी तो उपयोग भी बढ़ेगा, उपयोग बढ़ेगा तो फिर सतत उपयोग कैसे हो पाएगा? तो बी इसका आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि ध्रुवीय बर्फ के पिघलने का कारण बनेगी और वैश्विक तापमान बढ़ेगा। 34वें प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। दोनों ही करेक्ट है। सूर्य से आने वाला हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण निम्नलिखित में से किस रोग का कारण बन सकता है? स्किन कैंसर का कारण बनेगा। कल भी ये क्वेश्चन आया था जहां मैंने बताया था कि मेलानिन जिनकी बॉडी में कम होगा, फेयर इन स्किन वालों को चांसेस ज्यादा होंगे। आर्कटिक ग्रीनिंग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? आर्कटिक ग्रीनिंग का मतलब समझ में आ रहा है? आर्कटिक ग्रीनिंग का मतलब है कि जो आर्कटिक महासागर है इसके अंदर बहुत सारी एल्गी प्रोड्यूस हो जाना, है ना, यहां पर वेजिटेशन उग जाना। तो ये कब पॉसिबल है? जब आर्कटिक ओशियन मेल्ट हो रहा है। लगभग ऐसा माना जाता है पिछले 30 साल में अप्रोक्सीमेटली 18% के आसपास जो आर्कटिक ओशियन है वो मेल्ट हो चुका है। तो ये कब पॉसिबल होगा? तो तब आपका आंसर होगा जब ओशियन करंट फ्लो होगा, इंक्रीज इन पॉल्यूशन होगा, डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर होगा, या फिर ग्लोबल वार्मिंग होगी, तब ऐसा हो सकता है। तो तब आपका आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक ओशियन मेल्ट हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, जब आर्कटिक ओशियन मेल्ट हो रहा है तो इससे लेब्राडोर की जो जलधारा है वो तीव्र हो रही है और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा स्लो हो रही है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा स्लो होने का मतलब है कि जो यूएसए के पूर्वी तट पर वर्षा होती है वो धीरे धीरे करके कम होगी। वहीं नॉर्वे के जो तट हैं वहां पर जो बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों को बरस भर खुला रखने का काम कौन करता है? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा करती है। जब यही जलधारा ठंडी पड़ जाएगी तो इससे नॉर्वे के तट जमना शुरू हो जाएंगे। अब क्योंकि नॉर्वे के तट को खुला रखती है, इसी कारण गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को यूरोप का कम्बल कहा जाता है। मैंने आपको ओशियन करंट से भी इसको रिलेट कर दिया। ओजोन छिद्र हर वर्ष बसंत ऋतु में किस क्षेत्र के ऊपर बनता है? अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, जापान या फिर चीन? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंटार्कटिका के ऊपर बनता है। पूरे विश्व में समतापीय ओजोन परत की सामान्य औसत मोटाई कितनी है? पूरे विश्व में जो एवरेज थिकनेस है इसकी कितनी है? तो लगभग मैंने वही बताया था, 300 यूनिट के आसपास लेकर के चलना है आपको। 300 यूनिट है। ओजोन परत की मोटाई
बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी कदम हो सकता है? रिड्यूस द यूज ऑफ फ्लोरीन बेस्ड रेफ्रिजरेटर, फ्लोरीन आधारित रेफ्रिजरेटर के उपयोग को कम करना, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत बढ़ाना, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना, ओजोन से भरे गुब्बारों को छोड़ना जो ऊंचाई पर फट जाएं। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना? चलिए जी। कार्बन फर्टिलाइजेशन मीन कार्बन उर्वरन का क्या अर्थ है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण पौधों की अधिक वृद्धि होना, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, है ना? साथ ही साथ अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण महासागरों की अम्लीयता में वृद्धि होना, जीवित जीवों का जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल होना। ये तो एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन हो गया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है ना? व्हाट इज मीन्ड बाई कार्बन क्रेडिट? कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हो? यह औद्योगिक उन्नयन के लिए ऋण प्रदान करने हेतु आईपीसीसी द्वारा शुरू किया गया एक क्रेडिट कार्यक्रम है। यह कार्बन उत्सर्जन की अनुमति देता है और उत्सर्जन के आधार पर क्रेडिट दिए जाते हैं। इन क्रेडिट का व्यापार भी किया जाता है। यह पर्यावरण अनुकूल तकनीक को वित्त पोषित करने के लिए आईएमएफ द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। यह पर्यावरण के अनुकूल खाना पकाने के लिए विकल्पों को बढ़ावा देने का एक कार्यक्रम है। अगर इस प्रश्न की मैं बात करूंगा तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। दरअसल में ये कार्बन उत्सर्जन की अनुमति देता है और उत्सर्जन के आधार पर क्रेडिट दिए जाते हैं। इन क्रेडिट का व्यापार भी किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण वायुमंडलीय तापमान में धीरे धीरे वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि CO2 किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? मैंने बताया था कि किस प्रकार के रेडिएशन को विकसित करेगी। वाटर वेपर इन द एयर एंड रिटेन इट्स हीट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ऑल टाइप ऑफ सोलर रेडिएशन, या फिर इंफ्रा रेडिएशन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इंफ्रा रेडिएशन अवरक्त विकिरण को क्या करती है? ये एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है जी। चलिए, एप्लीकेशन पे भी ये अपलोड हो जाएगा। बाकी अगर आपको तुरंत पीडीएफ की जरूरत है तो आप इसको स्कैन करोगे, पट से चैनल खुल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल। ओके, चलिए दोस्तों, फिर आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भगवान आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।